प्रिय विद्यार्थियों, आपके YouTube चैनल हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं बलजीत शर्मा, साइंस गुरु, आपके लिए कक्षा 10th का साइंस के जो चैप्टर हैं वो लेके आया हूँ और आज हम इस लेसन नंबर 6 का अध्ययन करेंगे, चैप्टर नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको अगर किसी और से चैप्टर में अगर दिक्कत हो तो आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सर इस लेसन में हमारी दिक्कत है, ये लेसन स्टार्ट करो। हालांकि देखो इस जितने भी कंप्लीट लेसन है हमारी बुक का है कि पूरी साइंस की बुक में कक्षा 10 की में 1 से लेकर 20 लेसन है और 20 लेसन को एनसीईआरटी ने क्या किया है कि इनको अलग अलग डिवाइडेशन में बांटा गया है। अलग अलग डिवाइडेशन ऐसा क्या गया है कि देखो 11th और 12th के आधार पर इन्हें 3-4 पार्टों में बांटा गया है। तो देखो इसमें बायो के चैप्टर अलग हैं, यानी बायोलॉजी से संबंधित इसमें जो बायो के चैप्टर है वो शुरू के 4 चैप्टर हैं, यानी पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, ये 4 चैप्टर हैं अपने बायोलॉजी के हैं। और इसके बाद बाकी के जो 4 चैप्टर हैं वो 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, यानी लेसन नंबर 5 से लेकर जो 8 हैं, 5 और से लेकर जो 8 हैं ये चारों चैप्टर हैं केमिस्ट्री के। और जो अपने 3 चैप्टर हैं फिजिक्स के हैं, यानी देखो बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, केमिस्ट्री का मतलब होता है रासायनिक विज्ञान और फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के 3 चैप्टर हैं 9, 10 और 11। इनका तो देखो विशेष अध्ययन आपको यहाँ पर हमारे चैनल YouTube पर जरूर मिलेगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपकी कुछ भी समस्या हो या कहीं दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब इसके आधार पर देखो जो भौतिक विज्ञान के 9, 10, 11 ये 3 चैप्टर हैं, ये है एक चैप्टर है 5 अंक का, यानी तीनों चैप्टर कितने ना अंक के हुए 15 अंक के, कितने के हैं 15 नंबर के। और जो ये केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ये 4 चैप्टर हैं, एक प्रत्येक चैप्टर है इसमें 4 नंबर का। और ये जो चारों चैप्टर हैं वो चारों चैप्टर कितने नंबर के हैं 16 नंबर के। कितने नंबर के हैं 4 चैप्टर है जो 16 नंबर के हैं, ये 3 चैप्टर कितने नंबर के हैं 15 नंबर के हैं। तो देखो इन अंक के आधार पर मैंने सबसे पहले जो आपका जो ये चैप्टर लिया है वो लिया है केमिस्ट्री का। कौन सा चैप्टर लिया है केमिस्ट्री का लिया है, लेसन नंबर 6 है। और आप बता दिए कि सर अगर 8वें पार्ट में दिक्कत हो, किसी के नामकरण वगैरह में दिक्कत हो या कार्बनिक की जो संतुलित करने में दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि सर इस चैप्टर में हमारी दिक्कत है। बिल्कुल आपको, और थोड़ी सी जो मेरी आपकी स्पीड की है तो आप स्पीड का इतना सा ध्यान रखिए कि आप वीडियो को रोक कर भी आराम से अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और बाकी इस आपको बिल्कुल अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको बिल्कुल प्रत्येक टॉपिक यानी लाइन टू लाइन आपको बिल्कुल समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो देखो आप सबसे पहले लेसन नंबर 6 यानी पार्ट नंबर 6, और लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। लेसन का क्या नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। देखो इसके अलावा इसको डायरेक्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक को पढ़ने के लिए देखो ये उत्प्रेरक है ना, ये 2 साल से अभी जो सिलेबस चेंज जो है एनसीईआरटी में उसमें जोड़ा गया है। तो देखो इसके आधार पर हम सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या है, देखो एक आपने नाम सुना हो तो होता है पदार्थ। सबसे पहले इस चैप्टर में आता है पदार्थ, और पदार्थ के जैसे अगर अवस्था की बात करें तो पदार्थ की अवस्थाएं होती है, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा उसमें 3 अवस्थाएं होती है, वैसे एनसीईआरटी के अनुसार पदार्थ की 5 अवस्था होती है। सही है, 5 अवस्था के कौन कौन सी होती है मैं बताता हूं आपको। देखो पहली अवस्था होती है टॉस, दूसरी अवस्था होती है द्रव्य, तीसरी होती है गैस, और चौथी होती है बॉस-आइंस्टीन कंडीशनर, और 5वीं होती है प्लाज्मा। ये अभी 5 ये 2 अवस्थाएं हैं जो नई एनसीईआरटी ने जोड़ा है। अब बता दें देखो पदार्थ और पदार्थ में कितने चेंजिंग होते हैं। चेंजिंग अर्थ होता है परिवर्तन शब्द है। देखो आपका एक शब्द है परिवर्तन, और जिसका अर्थ होता है बदलना। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है बताओ, बदलना, अर्थात किसी चीज का बदलना, वो तो हो गया बताओ क्या परिवर्तन। अब पदार्थ में देखो परिवर्तन 2 प्रकार से होता है, 2 टाइप से। एक तो कौन सा बताओ, पहला तो जो परिवर्तन होता है वो तो होता है बताओ भौतिक, और दूसरा परिवर्तन होता है बताओ कौन सा, रासायनिक। सही है, ध्यान देंगे आप बोर्ड पर। देखो जितना ये देखो सब्जेक्ट इतना इजी रहेगा, जितना आप सामने बोर्ड पर ध्यान दोगे तो एकदम समझ में आएगा। हालांकि मेरे को पता है कि आप लॉकडाउन की वजह से थोड़े से माइंडली से आप डिस्टर्ब हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे आप अगर हमारी चैनल को लगातार आप देखते रहेंगे तो आपको जो आपका जुलाई जैसे आपका सेशन स्टार्ट होता है वैसा रूटीन आ जाएगा, और हम कंप्लीट सिलेबस कराएंगे इस चैनल पर। और प्रत्येक सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट जितनी भी आपकी सब्जेक्ट है हम सारे का कराएंगे, मैथ, साइंस, सोशल साइंस वगैरह सारे टोटल।
तो देखिए आप पदार्थ के अंदर आपने पदार्थ में दो चेंजिंग होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है, एक बताओ कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। बहुत इजी है, बताओ कैसे, देखो नाम से स्पष्ट होता है, एक तो होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। मैंने आपको परिवर्तन शब्द घाट बता दिया, बताओ क्या, बदलना। अब देखो भौतिक का मतलब होता है, बताओ जिस ऐसा यानी वे परिवर्तन, अगर इस परिभाषा को अगर डायरेक्टली देखिए या कैसे दे सकते हैं, वे परिवर्तन जिनके बताओ क्या हो कि जिनका जो रासायनिक संगठन है वो रासायनिक संगठन नहीं बदलता हो, अर्थात इनका रासायनिक संगठन क्या है, ऐसा का ऐसा रहता हो जिसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता हो। बताओ वो तो कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। और बताओ रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है, जिसका रासायनिक संगठन क्या हो जाता है, बदल जाता है, वो कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब देखो आपको जैसे मान लो जिसका यानी कि रंग जैसे अवस्था है, ये सारे क्या हो बताओ, समान हो। जैसे अवस्था में परिवर्तन हो जाएगी ज्यादा, अगर इसमें भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, अवस्था परिवर्तन हो जाती है। देखो यानी जिसका, अब ये आपका सबसे पहले देखो भौतिक परिवर्तन के अंदर जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे उदाहरण के लिए समझने के लिए देखो आप एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम, देखो कैसा कि जो भौतिक परिवर्तन है उस भौतिक परिवर्तन में जैसे मान लो आपको ये जल है और जल से बताओ क्या बनानी है, बर्फ बनानी है। जल से क्या बनी बताओ, बर्फ बनी। अब बताओ मैंने एक शब्द और बोला कि इनकी रासायनिक जो अवस्था है, अवस्था में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन, लेकिन रासायनिक संगठन क्या रहता है, समान। बताओ जल का सूत्र क्या, H2, और बताओ बर्फ का सूत्र क्या होता है, H2। बोलो समान है कि नहीं है, दोनों की आवाज देखो, ये रासायनिक संगठन दोनों का समान है, जल है, लेकिन इनकी भौतिक अवस्था क्या है बताओ, चेंजिंग है। जल की तो बताओ भौतिक अवस्था कौन सी है, द्रव, और बताओ इसकी भौतिक अवस्था कौन सी है, बर्फ की बताओ ठोस। तो बताओ इनकी अवस्था में चेंजिंग हुआ नहीं। और इधर रासायनिक परिवर्तन में देखो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसका रासायनिक संगठन चेंज हो जाता है, अर्थात उसका रासायनिक जो संगठन है वो रासायनिक संगठन क्या हो जाता है, बदल जाता है। इनका क्या होता है, रासायनिक संगठन बदल जाता है। जैसे हम ओरल में अगर हम आपको समझे, जिस प्रकार से मानो दूध से दही का बनना, जैसे दूध से दही का बनना। अब बताओ इनके रासायनिक संगठन में चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ, भाई दूध से दही बना तो इनका रासायनिक संगठन में, दूध एक अलग चीज है, आगे ये बात अलग है कि आगे आप और कुछ बना सकते हैं, वो एक अलग है। तो जैसे दूध से दही का बनना, बताओ ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अब देखो क्या होता है, ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन तो अस्थायी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं बताओ, स्थायी होते हैं। अब वो कैसे, अब भौतिक परिवर्तन बताओ अस्थायी होते हैं। बताओ जल से जब बर्फ बनती है, आप बर्फ को बाहर रख दो तो बताओ वापस वो जल बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो बताओ ये तो जो परिवर्तन हुआ वो कुछ टाइम के लिए हुआ। तो बताओ इसमें आपने एक गुण क्या लिख दिया कि बताओ ये कौन सा परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन। इधर आओ आप बताओ रासायनिक परिवर्तन के अंदर, दूध से बताओ क्या बना, दही। अरे क्या बताओ दही को आप कुछ घंटों या कुछ मिनट तक रख दो तो बताओ दही से वापस क्या दूध बन सकता है क्या, नहीं बनता। तो बताओ ये परिवर्तन कौन सा हो गया, अस्थायी। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। इसका तो क्या हुआ, इसके अंदर तो वापस यानी वही पदार्थ मिल जाता है, अर्थात इसमें क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें बताओ कौन सा पदार्थ बनता है, नया पदार्थ। तो देखो अगला गुण ऑटोमेटिक निकल के आ रहा है ना। तो बताओ इसमें कौन सा पदार्थ, इसमें नया पदार्थ बन जाता है। इसके अंदर क्या होता है, नया पदार्थ बन जाता है। और इसमें नया पदार्थ, सॉरी इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। और इसके अंदर क्या होता है बताओ, नया पदार्थ बन जाता है। अब देखो ये जो परिवर्तन होता है वो होता है उत्क्रमणीय। कौन सा परिवर्तन होता है, उत्क्रमणीय। और ये कौन सा परिवर्तन होता है बताओ, अनुत्क्रमणीय। अब ध्यान देंगे आप सामने ये शब्द क्या है सर, देखो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में चेंजिंग। देखो उत्क्रमणीय शब्द का अर्थ होता है कि वापस वही पदार्थ बने, जैसे जल बन गई, जल से बताओ बर्फ, और बर्फ से वापस क्या बन सकती है, जल बन सकती है। इसके लिए देखो ये सैंपल का हम लेते हैं, जैसे जल, और जल से क्या बनी बताओ, जल से क्या बना, बर्फ, और बर्फ से वापस बताओ क्या बना, बताओ बर्फ से वापस क्या बने बताओ, जल बना ना। तो ऐसा जो परिवर्तन आपके इसी चैप्टर के अंदर ये आयन की रिएक्शन भी आएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अर्थात हम डायरेक्ट ऐसे बताते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। अर्थात देखो जल से बर्फ और बर्फ से जल बनी, तो बताओ दोनों दिशाओं में संपन्न हुई कि नहीं हुई, अर्थात जिससे वापस दूसरा वही पदार्थ बनाया जा सकता है, अर्थात उसका अर्थ क्या हुआ, उत्क्रमण। और अनुत्क्रमण मतलब होता है एक ही दिशा में। जैसे मान लो, जैसे बताओ क्या बना आपके सामने, दूध से क्या बना बताओ,
दही, तो बताओ वापस थोड़ी इसका बना सकते हैं। तो जिसका तीर का निशान एक तरफ ही एंगल करता हो, अर्थात एक तरफ, यानी ये एक ही चीज बनती हो वापस दोबारा, यानी मैंने कहा कि स्थायी परिवर्तन होता है, दोबारा नया पदार्थ नहीं बना सकता, एक दिशा में संपन्न होती है। आगे बात समझ में, ये चार परिवर्तन था, ये बेसिक था अपना जो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है। और आपको आगे मैं बताऊंगा क्वेश्चन कहां से आते हैं, लेकिन ये बेसिक समझना आवश्यक है पहले आगे जाने के लिए। अब आपको रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में नहीं मालूम, तो फिर आप कैसे, तो आगे देखो हम जैसे इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, आगे हम अध्ययन करेंगे। आपको परिवर्तन के बारे में बता दिया, एक बार दोबारा से देखिए आप कि देखो पदार्थ और पदार्थ में मैंने बताया कि पदार्थ की जो चेंजिंग होती है वो दो प्रकार से, एक तो भौतिक रूप से बदलता है पदार्थ, और एक कौन सा रूप होता है, रासायनिक से। परिवर्तन शब्द घट होता है, मैंने बदलना, आपको चेंज होना। अब बताओ इसके, मैंने बताया कि इसमें रासायनिक संगठन क्या, बताओ क्या होता है, इसमें रासायनिक संगठन बताओ क्या होता है, समान रहता है, इसमें रासायनिक संगठन नहीं बदलता। इधर बताओ इसमें रासायनिक संगठन क्या होता है, चेंजेस हो जाता है। अर्थात कैसे, जैसे जल से क्या बना, बताओ बर्फ बना, इनके रासायनिक संगठन देखो यहाँ H2 हो, और बताओ बर्फ का भी जरिए सूत्र क्या रहा, H2 रहा, तो इनके बताओ अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या अवस्था बदल जाती है, अर्थात ये तो अभी लिक्विड द्रव अवस्था में है, और फिर बताओ बर्फ कौन सी, सॉलिड अर्थात ठोस अवस्था में है। ये परिवर्तन बताओ, मैंने कहा कि भौतिक परिवर्तन है, वो भौतिक परिवर्तन बताओ कैसा होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब कुछ समय के लिए, जैसे जल से बर्फ बना और फिर वापस बताओ बर्फ से क्या बना, बताओ बर्फ से क्या बन गई, वापस जल बन गया, तो ये परिवर्तन कैसा हो गया, अस्थायी। इधर बताओ मैंने आपको एग्जांपल है कि रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, जैसे दूध से आपने दही बनाया, दही से बताओ वापस आप दूध थोड़ी बना सकते हैं, तो इसका रासायनिक संगठन में क्या होता है, बदल जाता है, अर्थात इसका रासायनिक संगठन चेंजिंग हो जाता है। इसलिए बताओ ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन रहा, स्थायी परिवर्तन रहा, इससे नया पदार्थ बनाया जा सकता है। इसके अलावा इससे नया पदार्थ बन गया, दूध से दही बन गया, तो इसमें नया पदार्थ और वापस इसमें है कि दोबारा ये नहीं बना सकते, तो बताओ ये अभिक्रिया, यानी ये गुण कौन सा रहा, इसका अनुत्क्रमणीय, और इससे वापस नया पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, इसलिए बताओ इसमें कौन सा गुण रहा, ये उत्क्रमणीय गुण रहा। इतनी बात समझ में आए हैं, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएंगे कि सर इस टॉपिक में हमारे ये दिक्कत है। आगे देखिए आप इसके आधार पर जो आपने ये पढ़ा, इसके आधार पर देखो मैं आगे आपको बताता हूं कि जो आपने आप पढ़ रहे रासायनिक जो समीकरण है, वो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया मान लो, तो देखो किसे क्या बोलेंगे आप, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, देखो रासायनिक समीकरण, देखो मैं बोलूं आपको रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, आप किसी भी, भाई आप किसी भी मान लो किसी पदार्थ को या किसी यौगिक को आप लिख सकते हैं इधर, किसी यौगिक के अणुसूत्र एवं प्रतीकों से प्रदर्शित करना, बताओ क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। दोबारा से देखिए, किसी यौगिक के अणुसूत्र एवं प्रतीकों से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखो आप अगर नहीं आपको मालूम हो तो आप एक कक्षा 10th में सातवां जो अगला चैप्टर आएगा, इससे अगला, इसमें आती है पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी में देखो यानी कि अभी तक पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है, पीरियोडिक आवर्त सारणी, इसमें 118 एलिमेंट्स ज्ञात हैं, अर्थात कुल टोटल कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं, जिनमें से 92 अर्थात 92 तत्व तो हैं जो किससे प्राप्त हैं, प्रकृति से प्राप्त हैं, और बाकी जो तत्व हैं वो मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में क्या है, संश्लेषित किए गए हैं। ये तो किससे प्राप्त है बताओ, प्रकृति से प्राप्त होते हैं इनको, तो ये तो क्या होता है, ये 92 तत्व तो प्रकृति से प्राप्त है, प्रकृति से प्राप्त तत्व, और बाकी तत्व हैं जो क्या मानव प्रयोग द्वारा प्रयोगशालाओं में संश्लेषित किए गए हैं। अब आपको देखो इन 118 तत्वों में से लगभग आपको यानी 1 से लेकर 40 या जितने हो सके आप उतने कर सकते हैं, लेकिन 1 से लेकर 40 या 30 तत्व तो आपको क्लियर होने चाहिए। उनके नाम, प्रतीक और उनका जो द्रव्यमान है, उनकी न्यूट्रॉन संख्या है, प्रोटॉन संख्या है, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, ऐसे आगे बात समझ में। तो देखो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में मैंने बताया कि किसी यौगिक के अणुसूत्र एवं उनके प्रतीकों से प्रदर्शित करना क्या कहलाया, रासायनिक समीकरण कहलाया। बेसिकली देखो मैं आपको एक समीकरण ले रहा हूँ, कैसा, जैसे मान लो मैंने ले लिया कार्बन
और कार्बन और प्लस कार्बन और इजीली मैंने ऑक्सीजन, सही है। और ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बताओ क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान देंगे, देखो आप सामने मैंने देखो क्या लिया, क्या क्या कर दिया कि मैंने लिया कार्बन और ऑक्सीजन और ये मिलकर बताओ क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप ध्यान दो, जैसे मान लो इसके मैंने किसी यौगिक के, अब ये क्या हो गया रासायनिक समीकरण, कैसे किसी यौगिक के अणुसूत्र एवं प्रतीक हो। अब उसके प्रतीक तो अब बताओ, कार्बन का प्रतीक क्या होता है, सी, कार्बन का प्रतीक क्या, सी, प्लस का निशान, प्लस का निशान। और बताओ ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का प्रतीक तो O ही होता है, लेकिन देखो यहाँ O2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब कोई भी ये गैसें हैं वो हमेशा ध्यान रखना, आपने अणु परमाणु का अध्ययन किया होगा, तो गैसें हमेशा आणविक रूप में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, आणविक रूप में। तो गैस हमेशा आणविक रूप में पाई जाती है। बताओ ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होगा, बताओ O, और इसका बताओ इसका मतलब क्या होगा, मींस O2। और बताओ ये मिलकर क्या बना लिया, CO2, अर्थात क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ वो परिभाषा से सिद्ध हो गए ना, किसी यौगिक के अणुसूत्र एवं प्रतीकों से प्रदर्शित करना, बताओ क्या कहलाया, रासायनिक समीकरण। देखो इसका प्रतीक C प्लस O2 प्लस क्या हो गया, CO2। और देखो ये अभिक्रिया ऐसे भी आ सकती है, ये अभिक्रिया सिंपल सी है, लेकिन इसको आधार पर देखो एक बार बोर्ड ने क्या डाल दिया कि एक अभिक्रिया है, आपके आगे पढ़ेंगे आप, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और कोयला दहन की अभिक्रिया दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन जो C है इसको बताओ ऑरल में क्या नाम दिया गया है, कोयला, अर्थात कोयला का प्रतीक क्या है, बताओ कार्बन, अर्थात C, इस कोयले कार्बन को क्या बोलते हैं। तो कोयले दहन की अभिक्रिया दीजिए, बस इतना सा ही करना था कि C प्लस ऑक्सीजन लेकर और ऑक्सीजन का दहन, दहन हमेशा देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, दहन का मतलब होता है जलना, दहन का मतलब क्या होता है, जलना, अर्थात इसका जो दहन होगा वो एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो बताओ C प्लस O2 और ये मिलकर बताओ क्या बना लिया, CO2। ध्यान दे आप, देखो ये इस समीकरण को आपने क्या बोल दिया, रासायनिक समीकरण। लेकिन इसमें देखो दो चीज और आती है, एक तो आता है देखो अभिकारक, एक तो क्या होता है अभिकारक, अभिकारक, और इस अभिकारक को बताओ क्या बोलते हैं, क्रियाकारक, क्रियाकारक। दो नाम इसके, अभिकारक या क्रियाकारक। एक होता है बताओ उत्पाद और इसी को क्या बोलते हैं, बताओ क्रियाफल। ये चीज समझो, ये क्या होती है, देखो अभिकारक या क्रियाकारक क्या होते हैं। अभिकारक में ध्यान दिया, अभिकारक क्या होते हैं, देखो आपका जो रासायनिक समीकरण में जो तीर का निशान है और तीर के निशान के बाईं तरफ, तीर के निशान ही बताओ कौन सी तरफ, बाईं तरफ, तो बताओ क्या स्थित होते हैं, अभिकारक। क्या स्थित होते हैं, अभिकारक। तीर के निशान के हमेशा बाईं तरफ तो बताओ क्या स्थित होंगे, अभिकारक, या बोलेंगे इनके क्रियाकारक। और तीर के निशान, ये तीर का निशान है, और तीर का निशान की जो दाईं तरफ होगा वो क्या होगा, बताओ उत्पाद। अर्थात मैं अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा ये डिनोट कर सकता हूं कि बताओ आप अभिकारक किसे बोलेंगे, तो बताओ अभिकारक में इसे बोल सकता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान दें, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ बताओ क्या कहलाएंगे, अभिकारक या क्रियाकारक। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, अभिकारक या क्रियाकारक। सेकंड आता है बताओ, अगला आता है क्या बताओ, उत्पाद। तो उत्पाद आप किसे कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, बताओ उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। ध्यान दे दोबारा से, अभिकारक या क्रियाकारक को किसे बोलेंगे, ये अभिक्रिया, ये तीर के निशान का ध्यान रखेंगे आप, ये तीर के निशान के बाईं तरफ तो बताओ क्या स्थित होते हैं, अभिकारक, और तीर के निशान के बताओ दाईं तरफ क्या स्थित होते हैं, उत्पाद। अब ध्यान दो, बताओ अभिकारक तो या क्रियाकारक किसे बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक क्या क्या कहलाएंगे, बताओ क्रियाकारक, और उत्पाद कैसे कहलाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ होगा बताओ वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। आएगी नहीं मेरी बात समझ में। तो देखो ये कंप्लीट रासायनिक अभिक्रिया, इसमें बताओ अभिक्रिया, ये तो क्या है अभिकारक या क्रियाकारक, यानी C प्लस O2, और ये बताओ आपके जो पदार्थ बना वो क्या है, बताओ CO2। और ये कंप्लीट है, जो ये क्या है बताओ, रासायनिक समीकरण है।
आगे बात समझ में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और ये मिलकर क्या बना रहे हैं बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण के बाद आपको मैंने बता दिया अभिकारक या क्रियाकारक या उत्पाद या क्रियाफल, इनको भी बोलते हैं। इसको अभिकारक को क्या बोलते हैं, अभिकारक को क्रियाकारक भी बोलते हैं, उत्पाद को क्या बोलते हैं, क्रियाफल भी बोलते हैं। आगे बात समझ में। अरे ये मैंने बता दिया तीर के निशान की किस किस तरफ स्थित होते हैं, इसको बोलते हैं क्रियाफल और इसको बोलते हैं क्रियाकारक। सही है। इसके बाद देखो इनके पश्चात हमें इनके बारे में इसके पश्चात अध्ययन करेंगे रासायनिक जो समीकरण है उस रासायनिक समीकरण को लिखने का चरण। आगे बात समझ में कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है, इतना आपको अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें अवगत कराएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि सर ये आपकी स्पीड है या जो भी है। इसके आधार पर देखो आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बताओ किसके बारे में अध्ययन करेंगे हम, रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। आपके टॉपिक में भी है और ये यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है। तो अगला टॉपिक हम बुक का ही पढ़ेंगे। बताओ क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का चरण की रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से लिखा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या नियम होते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टेप बाय तरीके से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आगे बात समझ में। और आपकी अगर इतनी समस्या है तो आप बुक खोल लीजिएगा और बुक खोलकर भी पढ़ सकते हैं आप। देखो आप कहेंगे सर आप लाइव नहीं आ रहे, तो देखो कुछ टाइम के लिए हम लाइव भी आएंगे, लेकिन उसके आधार पर हम आगे डालेंगे जो लाइव वीडियो डालेंगे वो भी अपनी क्लास तो अभी टाइम टेबल सेट करके फिर डालेंगे। तो देखो आप रासायनिक जो आपका जो अगला है वो रहे रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का चरण। रासायनिक अभिक्रिया के लिखने का चरण, लिखने का चरण। ध्यान दें आप, इस रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के देखो 12 चरण हैं, अर्थात कितने नियम हैं इसके, 12 नियम हैं। और इस 12 नियम के आधार पर मैं आपको एक एक नियम यहाँ बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। आप अगर बुक्स के अंदर देख सकते हैं तो बुक में देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं सामने। तो देखो सबसे पहला फर्स्ट जो नियम है इस रासायनिक अभिक्रिया के लिखने का जो चरण का पहला नियम है, तो क्या नियम है कि अभिकारक, फर्स्ट नियम क्या है, अभिकारक और उत्पाद इन दोनों के बीच में बताओ किसका निशान होता है, तीर का निशान होता है। भाई अभिकारक और उत्पाद के बीच बताओ किसका निशान होता है, तीर का निशान। अर्थात अभिकारक और क्रियाकारक के बीच किसका निशान रिप्रेजेंट करता है, तीर का निशान। अभिकारक और तो उत्पाद के बीच क्या होता है, तीर का निशान। अब ध्यान दो जो सेकंड है, सेकंड क्या है कि अभिकारक में एक या एक से अधिक, यानी अभिकारक एक या एक से अधिक हो या उत्पाद एक से अधिक हो, तो अभिकारक और उत्पादों के बीच किसका निशान लगाते हैं, अभिकारकों, एक से अधिक अभिकारक हो, एक से अधिक अभिकारक हो, अभिकारकों के बीच व उत्पादों के बीच, दोनों आगे के बीच धन का चिन्ह लगाते हैं, यानी प्लस का निशान लगाते हैं, धन का चिन्ह लगाते हैं, जिसको बोलेंगे आप बताओ किसका निशान, प्लस का। तो इन दोनों के बीच किसका निकालेंगे, प्लस का। जैसे ध्यान दो आप, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक अभिक्रिया रिएक्शन लिखी कि C+O2, तो बताओ ये अभिकारक था और अभिकारक को जोड़ने के लिए बताओ मैंने किसका चिन्ह लगाया, धन का चिन्ह। ये किसका निशान बताओ, तीर का निशान। और बताओ ये क्या बना, आ गई बात समझ में। तो इनके बीच किसका चिन्ह लगाते हैं, धन का चिन्ह लगाते हैं। सेकंड थर्ड जो नियम है वो क्या है बताओ, थर्ड नियम ये है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, आगे बात समझे, रासायनिक अभिक्रिया में बताओ ये क्या आपका अभिकारक। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में देखो एक आपको मोस्ट है, एक पूछा भी गया अभिकारक, ये क्या है बताओ, उत्पाद। कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, किसका नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर आपने सेम आपने पढ़ा हो तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिकारक में अणु की संख्या, अतः द्रव्यमान का मतलब हो गया भार। आप अगर एक समझे तो अभिकारक का भार और उत्पाद का भार आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, आप कहते हैं कि सर हमें बताएं प्रैक्टिकली। तो देखो मैं बताऊं आपको कि कार्बन और ऑक्सीजन का आपस में देना हो कि जितनी मात्रा में अभिकारक की तरफ कार्बन और ऑक्सीजन है उतनी मात्रा में क्या होना चाहिए, उत्पाद। अब आप कहेंगे सर CO2 तो उत्पाद कैसे बनेगा, क्योंकि ये तो जलेगी। क्या अगर किसी आप लकड़ी को जलाते हैं, जलाने के पश्चात उसमें राख क्या, उस लकड़ी जैसे 1 किलो की लकड़ी है, अरे इसको आपने जला दिया और बताओ जलाने के पश्चात आपके पास कि सर जो राख
राख बनी उसकी, उस राख तो 1 किलो हुई कि नहीं, अगर होती है वो देखो कैसे, अगर हम बताओ किसको, अगर लकड़ी के जलने के साथ जो धुआं निकलता है, अगर धुआं को उस राख को हम दोनों को अगर प्लस कर दें तो बताओ अभिकारक और उत्पाद में क्या हो, इन दोनों की संख्या क्या रहती है, बाहर आपस में क्या रहता है, बराबर रहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है, तीसरा पॉइंट यही है आपका कि अभिकारक में का अभिकारकों का भार और उत्पाद का भार आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अर्थात न तो उसमें क्षय होना चाहिए और ना ही वृद्धि होती है। एक सा पद और है आपकी बुक में क्षय का मतलब होता है कमी, अर्थात उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, और वृद्धि का मतलब आप समझे तो न तो उसका क्षय होता है ना ही उसकी बताओ क्या होती है, वृद्धि होता है, न तो उसकी कमी होती है भार में अभिकारक और उत्पाद में, और ना ही बताओ उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। आगे बात समझ में। अगला जो चौथा नियम है वो चौथा नियम बताओ क्या है। चौथा नियम ये है, जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया, मैग्नीशियम Mg प्लस O2, मैंने अभी कहा उनको प्रतीकों से लिख सकते हैं। ये मैग्नीशियम है, 12 नंबर पर आता है, मैग्नीशियम तत्व है, और इसकी अभिक्रिया बताओ किससे करवाई आप, ऑक्सीजन O2 से, और ये बताओ क्या बना लिया, MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कई बच्चों का ये भी है कि सर हमें एक चीज बताओ, आप अभी तो आपने यहाँ पर CO2 लिखा और अभी यहाँ पर MgO लिखा, तो ध्यान रखना जो मैग्नीशियम धातु होता है उसके साथ ऑक्सीजन क्रिया कर रही है आपस में, तो ये क्या बना लेता है बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैंने ये कहा ना कि सभी गैसें किसके रूप में पाई जाती है, आणविक रूप में पाई जाती है। तो देखो ये मैं यहाँ ही बता देता हूँ, कुछ बच्चों की सर यहाँ तो ऑक्सीजन अकेला ही, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो देखो इसमें क्या है कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अभी भी आणविक रूप में कैसे कि ये मैग्नीशियम के साथ बनती हुई है। आपने अगर अणुसूत्र बनाना सीखा हो तो मैग्नीशियम और बताओ मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी, प्लस की 2, और इधर बताओ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी, -2। बताओ +2 और -2 आपस में क्या होता है, एक दूसरे की संयोजकता क्या लिखते हैं, पैरों में लिखते हैं। इधर बताओ Mg और ये कैंसिल, माइनस प्लस दोनों आपस में चार्ज ऋणात्मक, भाई ये क्या होता है, प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। विपरीत चिन्ह में क्या होता है, वो आकर्षण, और समान चिन्ह में क्या होता है, प्रतिकर्षण। ये लोग क्या बना लिया अणुसूत्र में, Mg, दोनों के दो कैंसिल। अगर आपके सामने अगर इसके अलावा दूसरा अणुसूत्र बनता तो फिर ये अलग हो सकता था, तो बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो मैग्नीशियम। अब ये देखो दिया गया रासायनिक समीकरण में अब क्या करना है, चौथे नियम में कि इधर अभिकारक में अणु की संख्या बराबर करनी है। कैसे, जैसे मैग्नीशियम का अणु इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है बताओ 1, इधर बताओ ऑक्सीजन का अणु कितना है 2, और इधर कितना है 1, अर्थात ये बराबर नहीं है। अब आपको चाहे आप अभिकारक में बदला लिख लो चाहे उत्पाद में करो, लेकिन दोनों आपस में क्या होने चाहिए बताओ, बराबर होने चाहिए। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसका सीक्वेंस आप अगर ऐसा नहीं तो देखो सिंपल तौर पर आप लिख लो, इधर मैग्नीशियम का अणु कितना है 1 दिख रहे हैं आप, अभिकारक का अलग लिख लो, उत्पाद का अलग लिख लो, और ऑक्सीजन का बताओ कितना है, देखो ऑक्सीजन है किसका कितना है 2, इधर आओ आप बताओ मैग्नीशियम का कितना है 1, और ऑक्सीजन का बताओ कितना है 1। कमी किस तरफ है बताओ, कमी इस तरफ बढ़ाएंगे कि इस तरफ बढ़ाएंगे, तो पहले इस तरफ बढ़ाते हैं। बताओ मैग्नीशियम का 1 बताओ, ऑक्सीजन को मैं 2 करने के लिए, इधर 2 करने के लिए क्या कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, उतने ही। आप एक गलती मत करना, यहाँ चेंजिंग मत करना, यहाँ चेंजिंग करके बताओ किसमें चेंजिंग हो जाएगी, सूत्र में चेंजिंग हो जाएगी, सूत्र में आपको चेंजिंग कुछ करनी नहीं है। तो बताओ आप बदलाव कहां पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, तो जैसे आप बदलाव यहाँ पर करेंगे बताओ 2 यहाँ लगा दिया, अब देखो बताओ मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2, तो बताओ ऑक्सीजन तो 2 बराबर हो गए, और लेकिन मैग्नीशियम की यहाँ कितने हो गए बताओ, अब यहाँ मैग्नीशियम 2 गया, तो बताओ इधर ऑक्सीजन कितना 2, ये तो बराबर है, मैग्नीशियम कितना है 1, अब बताओ इसको किससे गुणा कर दूं मैं 2 से, तो बताओ ये भी कितना हो गया 2। अब बताओ दिया गया रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित। आगे मैं आपको अच्छी तरह विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ये समझाने के लिए छोटा सा आपने एग्जांपल लिया है, और आप अगर कमेंट बॉक्स में और भी बड़ा रिएक्शन देंगे, आप चाहे कैसे भी रिएक्शन लेंगे मैं आपको संतुलित कर दूंगा, सही है। तो बताओ ये दिया गया रासायनिक समीकरण। चौथा क्या नियम कहता है कि अभिकारक में इधर जितने अणु हैं तो आपस में अभिकारक के अणु की संख्या और उत्पाद के अणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और इस बराबर होने को देखो नंबर 1 में क्वेश्चन आ सकता है, इसको क्या बोलते हैं, तो देखो इसको इंग्लिश में तो बोलते हैं हीट एंड ड्राई विधि, इसको संतुलित करने की विधि को, ये रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि है। और आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें से बताओ इसको क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल विधि। और भाई अगर आपको इंग्लिश में अगर नहीं बनता है तो हिंदी में कहते हैं इसको अनुमान विधि, क्या बोलते हैं इसको, अनुमान विधि। अनुमान देखो नाम सब बच्चे स्पष्ट है, आपके आधार पर खुद के अनुमान के आधार पर कि अभिकारक में अणु की संख्या बराबर होनी जानी चाहिए, उत्पाद में अणु की संख्या क्या हो जानी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए। आगे ना बात समझो, दोनों आपस में दोनों संख्या कैसी रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। तो अभिकारक और उत्पाद
बाद में जो अणु की संख्या है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अगला पॉइंट देखो, पांचवा पॉइंट, आगे बात समझ में। पांचवा पॉइंट देखो क्या कहता है, पांचवा पॉइंट ये कहता है, पांचवा पॉइंट कहता है कि जो आपने रासायनिक समीकरण लिया है, रासायनिक समीकरण कैसे, जैसे मान लो मैंने रासायनिक समीकरण ले लिया, तो कोई सा भी रासायनिक समीकरण हो जिसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर आप अन्य तत्वों को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर देखो कैसे संतुलित करेंगे, मैं बताता हूं आपको सामने। लेकिन देखो आपको अगर आगे इसमें अगर आपको जहां तक करवाया उसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए। और ऐसे ही मैं आपको इसी अपने YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में लगातार ये सारे चैप्टर को वीडियो डालते रहेंगे हम। और आगे नेक्स्ट जो वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इनके क्या चरण है। तो देखो चरण संख्या 4 या 5 तक तो बता सकता हूँ, कल मैं ये चारों वापस रिपीट कर दूंगा, या फिर 5वें चरण से हम वापस पढ़ लेंगे। इसके 11-12 जो जितने भी चरण है वो 11-12 चरण में क्या करेंगे, संतुलित। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, वो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, कैसे पूछा जाता है इनका, और एग्जाम्पल कैसे, हमेशा के लिए आपको तैयार रहेगा। और आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको एक बार यहाँ पढ़ने के पश्चात आपको दोबारा देखने की आवश्यकता ही नहीं है। और नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।